एक जिसको कहते हैं सार में बताएं कि क्या है हाल, कहाँ खड़ी है दुनिया, ये 2022 को अगर रैप करना हो कैसे रैप करेंगे और फिर आगे की तस्वीर कैसे देखेंगे? वैसे आलोक जी, साल के अंत में और नए साल की शुरुआत में इस तरह के डूम निराशा की बातें करनी नहीं चाहिए। हम्म। क्योंकि हर कोई आशावादी बन जाता है, सोचने लगता है कि कुछ बेहतर होगा। नए साल का इसी तरह से स्वागत भी किया जाता है। और ऐसी बात नहीं है कि दुनिया में संकट न रहे हों, दुनिया में हर वक्त आशाएं भी होती हैं, संकट भी रहते हैं। संकटों से ये दुनिया कभी भी खाली नहीं रही है। लेकिन इस वक्त जो लिखने वाले हैं, उनके हिसाब से देखें, जैसे नूरियल रुबीनी की आपने बात की, और भी कई लेखकों ने इस पर लिखा है। कई सारे संकट इकट्ठे होते दिखाई दे रहे हैं। संकटों का एक भंवर जैसा तैयार होता दिखाई दे रहा है। अब उसका सबसे पहले हम आर्थिक पहलू से शुरुआत करते हैं, बाकी संकटों पर बाद में आएँगे। अगर हम आर्थिक तस्वीर को देखें, तो हो ये रहा है कि आप याद करें 2008 में, 2007 में क्या हुआ था कि अमेरिका में एक फैशन जैसा हो गया था कि आप जो है वो उधार लें और जितना कमाते हैं उससे कई गुना उधार ले लें और आप मकान खरीद लें, आप कोई भी ज़मीन जायदाद खरीद लें। जितने की है उससे ज़्यादा दाम पे खरीद लें, कोई बात नहीं, बैंक जो है वो आपको पैसा दे देते हैं। लोगों ने खरीद ली, आबे के ताबे दाम पे खरीद ली। उसके बाद उस वक़्त उस फ़ैशन को या उस चलन को देखते हुए नूरियल रुबीनी ने उस वक़्त लिखा था कि देखिए ये बहुत ही खतरनाक जो है चलन शुरू हो गया है और ये अचानक भड़बड़ा कर के ताश के पत्तों की तरह से गिरेगा, जब ये लोग जो मकान खरीद रहे हैं, इनसे किस्त भरने को कहा जाएगा, ज़रा-सा भी अगर ब्याज दरें बढ़ेंगी, इधर से उधर होंगी, क्योंकि ब्याज दरें उस वक़्त नीचे चल रही थी। तो ये लोग सब डिफ़ॉल्टर हो जाएँगे, वही हुआ। तो जब वहाँ से डिफ़ॉल्ट का मामला शुरू हुआ, तो वो जाते-जाते बैंकों और केंद्रीय बैंकों तक चला गया। सरकारें हिलने लग गईं और आप सब जानते हैं उसके बाद क्या हुआ। तो ये मतलब एक तो वो चल रहा, अब वैसा जो है वो ऋण संकट नहीं है। अब क्या हो रहा है, लोग जानते होंगे कि ये जो बिटकॉइन वाला जो फ़ैशन चला था ना, लोगों ने अनाप-शनाप जो है वो ये सोच कर के अरे 4 के 8 हो रहे हैं और 1 के 10 हो रहे हैं, तो बिटकॉइन में उधार लेकर के लोगों ने निवेश किया। अब वो बैठ गया है। इस साल बुरा हाल है और अगले साल ऐसी भविष्यवाणियाँ हैं कि उनमें से कई कंपनियाँ और दिवालिया हो जाएँगी। 1-2 कंपनियाँ तो दिवालिया हो गई हैं। हम्म। और वो अपने साथ-साथ जिनसे उधार लेकर के लोग जो है वो पैसा जो है वो छपता नहीं है लोगों के घरों में, टकसाल नहीं लगी हुई, नहीं पेड़ों पे हम्म। उगता है। तो वो कहीं से तो लिया होगा ना, अपनी पूँजी भी लगाई, दूसरों से भी लेकर के उधार उन्होंने इन्वेस्ट किया। तो एक तो ये एक तरह का बबल बन रहा है, जो खतरे की तरफ इशारा कर रहा है। लेकिन दूसरा जो सबसे चिंताजनक बात है वो ये है कि एक तो इस वक़्त महँगाई है, जिसको हम्म। लोग मुद्रास्फीति जो है वो अर्थशास्त्री कहते हैं, वैसे हम लोग महँगाई कहते हैं। महँगाई, हम्म। चीज़ों के दाम बढ़ गए हैं और चीज़ों के दाम बढ़ गए हैं, वो दाम ना बढ़ें, उन पे कंट्रोल करने के लिए बैंक क्या करते हैं, उनको लगता है कि पैसा ज़्यादा लोगों के पास है, इसलिए लोगों की खर्च करने की जो क्षमता है, उस पे अंकुश लगाया जाए, तो ब्याज दरें बढ़ाते हैं, यानी पैसे को महँगा करते हैं। तो ब्याज दरें बढ़ा रहे हैं। अब वो ब्याज दरें बढ़ने से आम तौर पे महँगाई घटती है। लोगों की जेब पे लात पड़ती है और वो पैसा खर्च करना कम कर देते हैं। लेकिन हो ये रहा है कि पिछले 10-15 साल से आप देखें तो जो महँगाई थी उसका स्तर 1% बल्कि मुफ्त में पैसा मिल रहा था। तो 10 साल से ये हो रहा है यहाँ पश्चिम में, भारत की बात भारत पर उतनी ज़्यादा लागू नहीं होती कि 10 साल से लोगों की तनख्वाहें बढ़ नहीं रही थी। यहाँ होता ये है कि आप किसी कंपनी में या सरकार में काम करते हैं तो 2 तरह से आपकी वेतन बढ़ते हैं। एक तो आपकी कुशलता, आपकी जो प्रोडक्टिविटी है उसके हिसाब से आपको इंक्रीमेंट दिया जाता है, जिसको वेतनमान वृद्धि कहते हैं। तो वो तो बहुत कम लोगों को मिलती है। दूसरा ये होता है कि जो मुद्रास्फीति होती है, जो महँगाई की रफ्तार होती है, उसके बराबर आपका वेतन हर साल बढ़ाया जाता है। अब महँगाई महँगाई की रफ्तार अगर 0 होगी, तो आपका वेतन भी नहीं बढ़ेगा, तो 10 साल से उन लोगों के वेतन नहीं बढ़े। लेकिन असल में क्या होता है कि जो आँकड़ों में महँगाई की रफ्तार आपको दिखाई देती है, असल में बाज़ार में उससे ज़्यादा होती है।
तो 10 साल से लोगों को ये लग रहा था कि अरे मेरी तो मतलब जितना पैसा मुझे मिल रहा है, उसमें काम नहीं चलता, तो लोग ये महसूस कर रहे थे कि हम तो जहाँ हैं वहीं हैं। अब अचानक महँगाई हो गई 8%, 10%, 11%, तो वो सारे अर्रा करके यहाँ जो है वो हड़तालों का दौर चल रहा है। पूरा मौसम है हड़तालों का। पूरे हुँ, ब्रिटेन में हर जो है एम्प्लॉयी, हर यूनियन हड़ताल करने पे आमादा है। हुँ, अब ये हवा जो है वो यूरोप में भी चलेगी। फ्रांस में हुँ, हड़तालें होंगी, बाकी देशों में हड़तालें होंगी, जर्मनी में हड़ताल की धमकी दी जा रही है। उसके बाद अमेरिका में भी हड़तालें होंगी, क्योंकि सबको जो महँगाई दिख रही है, महँगाई से ज़्यादा वेतनमान वृद्धि चाहिए। अब ऐसे में होता हुँ, क्या है कि जब आप हुँ, महँगाई से ज़्यादा वेतनमान वृद्धि करते हो, तो महँगाई और बढ़ती है। आपने हाँ। भारत में इतना तो देखा होगा कि जब भी इंक्रीमेंट ड्यू होता है, जब भी जो केंद्रीय सरकार के लोगों के भत्ते और वेतन बढ़ाए जब जाते हैं, वेतन उस आयोग आता है या डीए रिलीज़ होता है, तब दोनों 6 परिस्थितियों में महीने अचानक पहले, बाज़ार में उत्साह जाग उठता है कि अब पैसा आएगा। हाँ, उस 6 महीने पहले लोग जो है वो हाँ, अपना दाम बढ़ जाते हैं। तो हुँ, बाज़ार जो है वो देख के चल रहा है कि पैसा कहाँ से आ रहा है, तो पैसे को कैसे पकड़ा जाए। तो ये एक विशिष्ट सर्कल शुरू हो जाता है। तो इस तरह से लोग मजबूर हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि उनका काम नहीं चलेगा, इसलिए मैं इन उनके माँग पे सवाल नहीं उठा रहा। लेकिन हुँ, उनकी माँग से जो महँगाई की जो गाड़ी है, उसको जो रफ़्तार मिल रही है, मैं उसकी तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूँ। और जो सरकारें हैं और जो केंद्रीय बैंक है, उनके सामने समस्या ये है कि इसको थामें कैसे? थाम नहीं पा हुँ, रहे। उसको थामने के 2 तरीके होते हैं। उसको थामने के लिए या तो आप ये करें कि आप उत्पादन बढ़ा दें, या जो है आगे जाके इंटरेस्ट रेट बढ़ाना कम कर दें, वो भी होता दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि रफ़्तार जो है वो बढ़ती जा रही है। तो इस वक़्त एक तो महँगाई। अच्छा, दूसरा, उस महँगाई को आप चीज़ें बढ़ा करके, यानी अर्थव्यवस्था यानी चीज़ें जब ज़्यादा बनेंगी, तो महँगाई पे काबू आएगा। तो हुँ, अर्थव्यवस्था की रफ्तार आपको बढ़ानी है, लेकिन अर्थव्यवस्था की रफ्तार आपको उल्टी नज़र आ रही है। वहाँ मंदी, यूरोप में मंदी आ गई। यूरोपीय जो आयोग है, उसने लगभग 2-3 हफ्ते पहले उनका एक वक्तव्य आया था, उसमें ये स्वीकार कर लिया है कि यूरोप मंदी की चपेट में आ गया है। अमेरिका, ये कहा जा रहा है कि अगली 1-2 तिमाही के भीतर अमेरिका में मंदी जो है वो डिक्लेयर हो जाएगी। चीन में हालत ये है कि 1962 के बाद, वहाँ मंदी तो नहीं कह सकते, लेकिन अर्थव्यवस्था की रफ्तार में सुस्ती आप कह सकते हैं। जो 10% रफ्तार से अर्थव्यवस्था बढ़ती थी, उसकी रफ्तार 2.7% है। और ये भी दिखावे की बात है, असल में चीन में क्या हो रहा है? चीन में वही हो रहा है जो अमेरिका में 2008 में हुआ था। लोगों ने आबे के ताबे पैसे जो है ले करके, क्योंकि सस्ते में पैसा मिल रहा था, मकान खरीद लिए हैं, हुँ, दुकानें खरीद ली हैं, खेत खरीद लिए हैं, अब उनकी उनकी किस्तें नहीं चुका पा रहे हैं। तो हुँ, वहाँ एक तरह से कर्ज़ का पहाड़ खड़ा हो गया है, तो चीनी सरकार बताती तो है नहीं, वहाँ अंदर क्या चल रहा है। कई बैंक हाँ, डूब सकते हैं, जिसको चीनी सरकार जो है वो ज़बरदस्ती पैसा ठूँस करके उनको ज़िंदा किए हुए है। तो चीन की हालत ये है, वहाँ मंदी है। तो अब आप हुँ, देखें, यूरोप की अर्थव्यवस्था, अमेरिका की अर्थव्यवस्था और चीन की अर्थव्यवस्था, ये तीनों हुँ, अर्थव्यवस्थाएँ मिला के दुनिया की 75% अर्थव्यवस्था, नहीं तो 60-65 तो कहीं नहीं गई। हाँ, इतने हो गए, अगर इस सारे में मंदी आ गई, तो फिर आप कहाँ बचेंगे? तो हुँ, एक तरफ मंदी है, दूसरी तरफ महँगाई है। तो हुँ, महँगाई को रोकने के लिए आप मंदी से निजात नहीं पा सकते, मंदी से निजात पाने के लिए आप महँगाई से निजात नहीं पा सकते, तो ये 2 घोड़े हुँ, दोनों तरफ से चल रहे हैं। अच्छा, हुँ, तीसरी जो सबसे चिंता की बात ये है कि 2000 मतलब 1970 का जो दशक है, उसमें ऐसा हुआ था कि उस हुँ, वक़्त महँगाई भी बढ़ रही थी और उस वक़्त अर्थव्यवस्था में मंदी भी थी। लेकिन हुँ, सरकारों के सर पर कर्ज़ नहीं था। ये हुँ, तीसरी जो कड़ी है इसमें, ये कड़ी अछूती थी। सरकारों ने क्या किया कि अपना जो है वो बड़े-बड़े सड़कें बनानी शुरू की, बाँध बनाने शुरू किए, बड़ी-बड़ी मतलब खर्च करना शुरू कर दिया, उधार लेके हुँ, सरकारें खर्च कर रही थी, तो इससे अर्थव्यवस्था में उछाल आया। तो संकट जो है वो 1 साल में तो नहीं, 3-4 साल में संकट का हल हो गया। इस वक़्त नूरियल रुबीनी ये कहते हैं, और ये मतलब आप आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और जो बड़े-बड़े वित्तीय संस्थान हैं, उनके साइट्स पे जाके आंकड़े देख सकते हैं। अमेरिका हुँ, में 3 3-4 तरह के कर्ज़ होते हैं। एक तो जी, सरकार कर्ज़ लेती है, तो सरकारी कर्ज़ हो गया।
एक प्रांतीय सरकारें जैसे हमारे यहाँ है, वो कर्ज़े लेती हैं, तो वो प्रांतीय कर्ज़ हो गया। हम लोग खुद कर्ज़ लेते हैं, कार खरीदने के हुँ, लिए, मकान खरीदने हाँ, के लिए, कारोबार बनाने के लिए, वो तीसरा निजी कर्ज़ हो गया। प्राइवेट और जो हो गया। चौथा जो कर्ज़ है, जिसकी कोई अभी तक चर्चा नहीं कर रहा था, वो कर्ज़ ये है कि आपने एक व्यवस्था बनाई कि 30 साल तक व्यक्ति काम करता है और हुँ, काम करने के बाद वो 20 एक साल उसके बाद जिएगा, तो उसको आप पेंशन देंगे अच्छी खासी मोटी, और पेंशन के अलावा उसका जो स्वास्थ्य का जो खर्च है, बाकी जो उसका जो जन कल्याण का खर्च है, उसका आप वहन करेंगे। ये भारत में अभी तक ये व्यवस्था नहीं है, क्योंकि लोग उतना टैक्स नहीं देते अभी तक, उस स्तर पर हमारी अर्थव्यवस्था नहीं आई है। लेकिन पूरे पश्चिमी देशों में ये है, चीन में भी है, रूस में भी है। तो ये जो देनदारी है, ये देनदारी इतनी बढ़ गई है कि अब ये हो रहा है यहाँ कि लोग काम करते हैं 30-35 साल, जो वर्किंग एज जिसको कहते हैं, आप 25 साल की उम्र में काम करना शुरू हुँ, करें, 65 में रिटायर हो गए तो 40 साल हो गए। उसके बाद पहले लोग 20 साल जीते थे, अब हुँ, 40 साल काम करके लोग 50 साल जी रहे हैं। तो वो हुँ, जो 50 साल जी रहे हैं, 50 साल पेंशन खाएँगे और 50 हुँ, साल में उनको ज़िंदा रखने के लिए उनके ऊपर जो स्वास्थ्य का और तमाम दूसरी सुविधाओं का जो खर्च है, वो माइंड बॉगलिंग है एकदम। तो वो हुँ, खर्च है। इसको कहते हैं, ये ऐसा कर्ज़ है, ये एक हुँ, तरह का आप मान लीजिए जन कल्याण का कर्ज़ है। हुँ, और इसकी कीमत आँकी गई है, इसकी कीमत है $78 ट्रिलियन हुँ, विकसित देशों में। जी, 78 ट्रिलियन का हो गया 780 लाख करोड़ डॉलर। हुँ, ये हुँ, लगभग उतनी ही रकम है जितनी पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था कुल मिलाकर के है इस वक़्त। तो हुँ, ये टाइम बम है, तो इसको देखते हुए और जो सरकारों के और जो दूसरे कर्ज़े हैं, उनको देखते हुए सरकारें इस स्थिति में हैं ही नहीं कर्ज़ा लेकर के खर्च करें, क्योंकि अमेरिका की सरकार के ऊपर उसकी जीडीपी से साढ़े 3 गुना कर्ज़ चढ़ गया है। हुँ, चीन के ऊपर सवा 3 गुना कर्ज़ चढ़ गया है। यूरोप के ऊपर लगभग 4 गुना कर्ज़ चढ़ गया है। भारत की स्थिति अभी उतनी बुरी नहीं है। भारत में केंद्र सरकार का जो कर्ज़ है, वो जीडीपी का 80 से 90% के बीच में है हुँ, और जो राज्य सरकारों का कर्ज़ है, वो 50 से 55% के बीच में, दोनों को मिला लें तो 150% हो गया। हुँ, हुँ, लेकिन निजी कर्ज़ है, उसका भारत में हिसाब लगाना बड़ा मुश्किल है। भारत हुँ, में लोग केवल बैंकों से उधार नहीं लेते, जैसे यहाँ होता है, पश्चिम में होता है। हुँ, वहाँ भारत में जो कर्ज़ लिया जाता है, वो साहूकार से लिया जाता है। वो हुँ, मतलब जान-पहचान वाले से लिया जाता है। लोग ऐसे हाँ, चलती हुई कर्ज़ ले लेते हैं, उस कर्ज़ का हिसाब कौन लगाएगा? तो हुँ, जब पूरी पूरा आर्थिक संकट आता है, तो हर तरह का कर्ज़ गिना जाता है, उसका बोझ पड़ता है, लोगों पे बोझ पड़ता है, फिर सरकारों पे बोझ पड़ता है, उसके बाद कंपनियों पे बोझ पड़ता है, वित्तीय संस्थानों पे बोझ पड़ता है। तो इस वक़्त हालत ये है कि महँगाई जो है वो एकदम चरम पे है। इस वक़्त अर्थव्यवस्था जो है वो मंदी की तरफ जा रही है और कर्ज़ की स्थिति ये है कि आप और पैसा लेके खर्च तो कर लें सरकारें, लेकिन लोग देंगे तब ना। लोग देने को शायद कर्ज़ तैयार नहीं होंगे, तो ये 3 संकट मिल गए। तो ये जो तिकड़ी है आर्थिक संकट की, ये इस तरफ इशारा कर रही है। अच्छा, चौथा इसका आयाम ये है कि आप तो अर्थशास्त्र मतलब आप आर्थिक चैनल चलाते थे, मुझसे ज़्यादा आप आर्थिक स्थितियों को समझते हैं। कंपनियों के जो शेयरों के दाम जो तय किए जाते हैं, वो 70 के दशक में जो कंपनी अगले 8 साल में जितना कमाएगी, उस हिसाब से मतलब शेयर के दाम कंपनी के अगले 8 साल की कमाई के बराबर बराबर होता रखे। है। औसत 8 ये की था, 30 हाँ, 8 गुना। हुँ, आज औसत 20 गुना है। तो ऐसा क्या हाँ, हो 20 है ज़्यादा भी है। मतलब बहुत अच्छी कंपनियाँ 70-75 की पीई पे मिल रही हैं। तो वो तो कुछ कंपनियां तो ऐसी हैं जो अगले 5 साल तक, मतलब एक स्थिति तो ये थी 2000 में, जब टेक बबल जो है, जिसको हुँ, जो सब लोग जानते हैं, कि कोई भी कंपनी आती थी और ये कहती थी कि हमारा अगले 5 साल तक जो है इतना खर्च होगा, कमाई कुछ नहीं होगी, तो हाँ, लोग उनकी कीमत जो है वो अगले 100 साल की कमाई के हिसाब से नापते थे। तो हुँ, वो जमाना तो अब नहीं है, लेकिन कहाँ 7 से 8 साल की कमाई के बराबर शेयर के दाम, कहाँ 20 साल की कमाई के बराबर शेयर के दाम। तो हुँ, अगर शेयर बाजार में हड़कंप मचा हुँ, और शेयर बाजार गिरना शुरू हुआ, तो आप हिसाब लगा लीजिए कि शेयर बाजार को
20 गुना कीमत से 8 गुना कीमत आने में कितने मतलब कहाँ तक जाना पड़ेगा? 60% चला जाएगा। 8 नहीं, लगभग 120 60। पहले तो। हाँ। मतलब अब ये तो रसातल में चला जाएगा ना। तो हुँ। शेयर अब अगर आधे इसी तरह शेयर बाजार में अगर हड़कंप मचा, इसी तरह अगर मतलब कर्ज जो बॉन्ड बाजार बॉन्ड है उसमें बिकवाली शुरू हुई, सब जगह अगर बिकवाली शुरू होती है तो आर्थिक संकट का इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। तो ये है आर्थिक तस्वीर। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।